सुप्रभात बच्चों। हम दादी माँ पाठ पढ़ रहे थे और अब तक लेखक दादी माँ के विषय में हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे चुके हैं। दादी माँ के स्वभाव के विषय में, दादी माँ की जो विभिन्न बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ हैं उनके विषय में, कि किस तरह जब लेखक बीमार होता था तो दादी माँ उसकी सेवा में लगी रहती थी, उसे समय पर सारी चीज़ें खिलाती और दवाइयाँ विभिन्न प्रकार के टोटके करके लेखक को ठीक करने का प्रयास करती। चलिए बच्चों, पाठ को आगे बढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म ही नहीं है। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल, मैं दूंगी फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी कि रामी की चाची दादी माँ के पास फिर उधार लेने आती है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विरह होकर कहा, उरिन तो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देखकर डांटे भी न तो लाभ क्या। कहने का अर्थ है दादी माँ का दिल बहुत ही बड़ा था और उसने रामी की चाची के सभी रुपए माफ़ कर दिए और उसकी बेटी के लिए 10 रुपये का नोट भी उसे दे दिया। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा, कहीं जोर से हंस दूं,
भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भड़ा भांडा फोड़ हो गया। दूबे की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में दूबे की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी कि कहीं न कहीं दादी माँ उन्हें हर मुसीबत से या कोई भी छोटे मोटे अपराध से बचा लेती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी कि कहीं न कहीं दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत ही उदास रहने लगी, क्योंकि उनको दादाजी ने भी धोखा दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहना था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्हें आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो कहीं न कहीं लेखक के परिवार से उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं आया लोगों द्वारा, तो घर चलाने के लिए दादी माँ ने अपने कीमती कंगन भी दे दिए। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि लेखक दादी माँ की पिछली बातों को याद करके उनकी अच्छाइयों और उनके द्वारा
परिवार के लिए किए हुए त्याग और अपनेपन को याद करता है और दादी माँ की मृत्यु का विश्वास करने का प्रयास कर रहा है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।